गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। यह है साल का 284वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर पर। दिल्ली वाला रेडियो टीवी में आपके साथ हूँ पूजा खंडोरी और मैं हूँ आपके साथ प्रिया शर्मा। हम एक बार फिर से हाजिर हैं हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली वाले रेडियो टीवी के साथ। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में और अनोखे लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे भी। तो दिल्ली की गलियों से दिल वालों के दिन भर की कहानी तक खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। और चलिए प्रिया, आज इस शो की शुरुआत हम उसी खबर के साथ करते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हर साल दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिसका बच्चे भी बड़े भी, ऐसा लगता है जब दिवाली आती है तो नई पॉजिटिव वाइब्स आती है, उसका इंतजार करते हैं। और बच्चों के लिए तो इसलिए क्योंकि वो बहुत पटाखे चलाते हैं। तो देखिए, दिवाली नजदीक है और दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से वही सवाल खड़ा उठ गया है कि क्या इस बार पटाखे चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को ग्रीन पटाखों पर अहम सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनी और कोर्ट ने संकेत दिए कि कुछ शर्तों के साथ हरित पटाखों की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन फिलहाल आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। बिल्कुल पूजा, और ये सुनवाई शुक्रवार को हमें देखने को मिली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का सुझाव दिया है और साथ ही बताया गया कि केवल NRRI अप्रूव पटाखे ही बेचे और जलाएं भी, ये जो है सुनवाई में देखने को मिला। और हम बात कर रहे हैं पटाखों को लेकर पूजा, तो देखिए कई सवाल भी सबके जहन में अभी खड़े हो गए हैं कि भाई क्या पटाखे हम फोड़ पाएंगे या नहीं। आपके भी मन में शायद होगा, अगर आपको पटाखे जलाने का शौक है क्या? नहीं, मुझे पटाखे जलाने का तो शौक नहीं है, मुझे डर लगता है पटाखों से। लेकिन इस बार बिल्कुल सबकी नजर रहने वाली है, क्योंकि इससे पहले पटाखे बैन कर दिए गए थे दिल्ली में जब प्रीवियस गवर्नमेंट थी। हालांकि देखिए, एक बड़ी अपडेट है कि ये भी है कि ई-कॉमर्स साइट्स पर बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगी और अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही टिकी हुई है, जो ये तय करेगा कि इस बार दिल्ली कितनी हरित होने वाली है। बिल्कुल पूजा, और देखिए सवाल कई खड़े हो जाते हैं जिस तरीके से लोगों की तरफ से काफी चीजें कही जा रही हैं कि भाई क्या पटाखे फोड़ने से ही प्रदूषण होता है और चीजों से प्रदूषण नहीं होता है। और काफी लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई कोई नहीं, अपनी दिवाली बनाओ, आप दिए जलाओ, रोशनियों का त्योहार है तो रोशनियों के साथ बनाइए। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अनुमति मिलती है, हम आपसे भी अपील करेंगे आप तभी ही पटाखे फोड़िए, क्योंकि अभी फिलहाल अटकलें लगाई जा रही है कि ग्रीन पटाखों की अनुमति दिल्ली में मिल सकती है। क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पूजा कुछ समय पहले कहा था कि भाई हम बातचीत करेंगे कि हाँ, दिवाली के त्योहार पर तो पटाखे होने चाहिए। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुक्रवार को देखने को मिली और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर सुनवाई देखने को मिली है। इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात ये होगी कि अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल, और इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना ये। एक तो दिवाली का त्योहार है जो हमारी अपनी धार्मिक आस्था है, वो तो है ही। दूसरी तरफ दिल्ली का एक बहुत बड़ा इशू है जो पोल्यूशन है, और हमेशा सर्दी में स्पेशली दिवाली का जो दिन होता है उस रात में तो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता है, बहुत ही हज़ार्डियस स्टेट में होता है। तो ऐसे में ये इतना बड़ा इशू है और अभी से नहीं है, बहुत लंबे समय से है। इसके पीछे कई फैक्टर्स है, फिर वो डस्ट भी बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके पीछे पराली एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो पटाखे चलाए जाते हैं वो तो फैक्टर है ही, क्योंकि दिवाली की पूरी रात आप सो भी नहीं पाते हैं लोग, तो इतने पटाखे चलाए जाते हैं और शोर रहता है पूरे टाइम। लेकिन वो लोगों की एक्साइटमेंट भी होती है, वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। पर पोल्यूशन की वजह से इस पटाखे की बिक्री और पटाखों को चलाने के लिए दिल्ली में बैन लगाया गया था। पर अब दिल्ली सरकार, क्योंकि नई सरकार है, उनका मानना यह है कि ग्रीन पटाखे हम चला सकते हैं, ग्रीन पटाखों से उतना पोल्यूशन नहीं होता है, उतना नहीं होता है लेकिन फिर भी होता तो है ही। हाँ, और पूजा कंपेयर किया जाए, हम नॉर्मल पटाखे ग्रीन पटाखों में कंपेयर करें तो देखा जाता है कि नॉइस पोल्यूशन भी एज कंपेयर टू नॉर्मल पटाखों से कम होता है। हम बात करें उनकी जो आवाज हो गई और जो हम धुएं की बात करें तो हर चीज में जो ग्रीन पटाखे हैं वो थोड़ी उनसे कम है देखा जाए। बिल्कुल, वो उनसे बहुत बेटर होते हैं। लेकिन एक चीज मुझे और लगती है कि लोग फिर भी पटाखे फोड़ रहे हैं, चाहे बैन कर दो आप, वो बोलते रहे दिल्ली की पब्लिक मानने वाली नहीं है। अभी ऐसी मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला कि भाई सुप्रीम कोर्ट की
तरफ से कह दिया गया है कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं रहेगा, ये असंभव है। तो मेरे साथ एक हमारे सहयोगी बैठे हुए थे, तो वो बोलते हैं कि भाई पटाखों के बिना दिवाली क्या, आप कितना भी प्रतिबंध लगा लो, दिल्ली वाले पटाखे तो फोड़ते ही फोड़ते हैं। और हर बार देखा जाता है कि भाई कि पूर्ण प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी देखा जाता है कि पटाखे फूट रहे होते हैं। कहते हैं कि भाई पटाखे बिक नहीं रहे हैं, तो लोग खरीद कहाँ से रहे हैं? ब्लैक में आ रहे हो सारे पटाखे। और हमारे जो आसपास के स्टेट्स हैं वहाँ से भी लोग लेकर आते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली से गुरुग्राम जाना, दिल्ली से नोएडा जाना या दिल्ली से फरीदाबाद जाना, जो NCR का क्षेत्र है, वहाँ तो बिक ही रहे होते हैं। वहाँ से लाना बहुत ज़्यादा इशू नहीं, तो लोग पेट्रोल भराने के लिए पहुँच जाते हैं दूसरे स्टेट में। तो ये तो फिर भी पटाखे हैं। लेकिन अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है जो सुरक्षित रखा गया है कि फैसला क्या आता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद समय को लेकर भी कुछ आ सकता है कि आप इतने समय से लेकर इतने समय तक पटाखे फोड़े। आप पूरी तरह से अगर किसी चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो वो वैसे भी कोई फॉलो नहीं करता है। मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे होते हैं जो इतने रेबेलियस होते हैं कि उनको मना किया, जैसे लास्ट टाइम का मुझे याद है। और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने पूरा फरमान दिया था कि अगर आपने पटाखे चलाए, आपकी टेरेस पे पटाखे जले हुए मिले, तो आपका चालान काटा जाएगा। लेकिन स्टिल लास्ट दिवाली पे इतने पटाखे फोड़े गए हैं, इतने पटाखे फोड़े गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इशू ये था ना कि कोई चालान करने आया ही नहीं। अगर आप कोई फरमान जारी कर रहे हैं, कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उसे ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट तो करिए। वही एक मन में डर तो हो भाई कि पटाखे फोड़े तो चालान हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत पटाखे चलाए गए थे। तो इस बार ये देखना होगा। देखिए, टाइम निर्धारित किया जा सकता है मे बी कि इतने वक्त से लेके इतने वक्त तक आप, क्योंकि अब वक्त ऐसा शुरू हो गया है। जैसे दशहरा के बाद से ही ऐसा माना जाता है कि ये फेस्टिव सीजन होता है। और दशहरा आता है, फिर कल करवा चौथ था, इसके बाद अब दिवाली आएगी, फिर न्यू ईयर्स आएगा, क्रिसमस आएगा, तो उस वक्त पे भी बहुत ज़्यादा पटाखे चलाए जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार होगा कि वो किस टर्म्स और कंडीशन के साथ पटाखे चलाने की इजाज़त देते हैं अभी या नहीं, वो भी अभी संशय में ही है। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। पर हम जैसे कि अभी डिस्कस कर रहे थे, काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई चाहे अनुमति मिले या ना मिले, पटाखे तो फोड़ने हैं। पर हम आपसे भी अपील करेंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलती है तो ही ग्रीन पटाखे फोड़े, नहीं तो ना फोड़े। अब हम बात ग्रीन पटाखों की कर रहे हैं पूजा, पर आप देखिएगा दिवाली वाले दिन आपको नॉर्मल पटाखों की भी मात्रा पूरी उसी तरीके से देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और इसके पीछे रीज़न एक मुझे ये भी लगता है, ग्रीन पटाखे थोड़े से कंपैरेटिवली महंगे होते हैं नॉर्मल पटाखों से। तो अगर आप ग्रीन पटाखों को आगे पुश कर रहे हैं कि लोग इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें और जो रेगुलर पटाखे होते हैं उनका इस्तेमाल ना करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिल्ली की पब्लिक या कहीं की भी पब्लिक को, उनको थोड़े कम रेट में वो ग्रीन पटाखे मिलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जहाँ सस्ता दिखता है वो उस ओर ज़्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। और बस यही अब तो लोगों के मन में एक ही बात है और सभी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि भाई कब इन पटाखों से प्रतिबंध हटेगा, कब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जब सुनवाई शुक्रवार को चल रही थी, तो सभी के मन में एक सवाल था और एक यही संशय था कि क्या भाई अब प्रतिबंध हट जाएगा। पर अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो सुरक्षित रख लिया गया है, क्या कुछ आगे फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आता है। और अब लोगों की हम बात कर लेते हैं पूजा, हम पटाखों की बात कर ही रहे हैं और जैसे कि आपने बताया कि आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि लड़कियों की बात करें उनको इतना इंटरेस्ट होता नहीं है ना, मुझे भी बिल्कुल भी नहीं है। जब छोटे थे तो थोड़ा होता था कि भाई पटाखे फोड़ने हैं भाइयों के साथ, और अब तो ऐसा हो गया कि बस तैयार हो और सुख शांति से अपना त्योहार मनाओ। थोड़ा रिस्की भी होता है ना पटाखे चलाना, एक दिन मेरे हाथ पे फट गया था, इस वजह से मुझे डर लगता है थोड़ा सा। तो देखिए, हम कई सारे मीम्स देखते हैं ऐसे जो सोशल मीडिया पे दिखते भी हैं। ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक नहीं होता पटाखे चलाने का, पर लड़कों को होता है और उनके जो मीम्स सामने आते हैं वो बहुत डेंजरस और बहुत फनी होते हैं। तब लोग फिर ऐसे बोलते हैं कि दोस्त हो, लेकिन ऐसा दोस्त तो बिल्कुल ही ना हो। तो चलिए, ये तो दिवाली की बात रही और सुप्रीम कोर्ट का अब जब फैसला आएगा तो उसको लेकर भी हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और हम खबर बताते हैं। जो लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, स्पेशली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जिनका सबसे ज़्यादा आना जाना होता है, उनके लिए ये खबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब आरक्षित टिकट होने के बावजूद यात्री सीधे प्लेटफॉर्म तक नहीं जा सकते हैं। रेलवे ने निर्णय ये लिया है कि सभी यात्रियों को पहले स्टेशन परिसर में बने होल्डिंग एरिया में रुकना होगा। सिर्फ ट्रेन के चलने से 90 मिनट पहले ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति होगी।
इस कदम का मकसद त्योहारों और छुट्टियों के दौरान होने वाली भारी भीड़ को लेकर लिया गया है। देखिए पूजा जरूरी भी हो जाता है, जिस तरीके से लोग काफी बिहार से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, तो छुट्टियों के बाद अपने घर की ओर जाते हैं और भारी भीड़ देखने को मिलती है। फिर होल्डिंग एरिया में बैठने की व्यवस्था, फूड और पानी, सभी चीजों की व्यवस्था भी देखने को मिलेगी। इसको लेकर भी जानकारी दी गई है और लोगों के मन में भी हो जाता है कि ठीक है भैया 90 मिनट पहले वहां पर पहुंच रहे हैं तो व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए। और रेलवे इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू कर रहा है और अगर ये सफल रहा तो हावड़ा, लखनऊ और मुंबई सेंट्रल जैसे अन्य स्टेशनों पर भी इसे अपनाया जाएगा। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा शायद ही लास्ट ईयर की बात है जब रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी और जो वो स्टैम्पेड था उसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। और इशू ये था कि वहाँ पर बहुत सारे यात्री ऐसे भी थे जिनको ट्रेन पकड़नी भी नहीं थी, लेकिन वो पैसेंजर्स के साथ उनको ड्रॉप करने के लिए आए थे, वो प्लेटफॉर्म पर आए थे। लेकिन इशू ये है सबसे बड़ा कि उस दौरान हुआ ये था कि अनाउंसमेंट में हालांकि बहुत ज़्यादा डिसमैनेजमेंट था, कभी इधर से उधर जाने के लिए कहा जा रहा था, कभी उधर से इधर आने के लिए, उसको लेकर फिर जांच भी आगे बढ़ी। लेकिन इशू ये था स्टैम्पेड वहाँ पर हो गया था और भगदड़ की वजह से कई लोग मर गए थे। तो ऐसे में देखिए रेलवे स्टेशंस पर आपने बिल्कुल ये बात ठीक बोली है कि फेस्टिव सीजन के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है, क्योंकि यूजुअली हम राजधानी में जब रहते हैं तो राजधानी की तरफ या एनसीआर रीजन की तरफ अलग अलग स्टेट से लोग जब माइग्रेट होते हैं या फिर लोग यहाँ आते हैं तो वो काम करने के लिए आते हैं, वो पैसा कमाने के लिए आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे होते हैं जिनकी फैमिलीज उसी स्टेट में रह रही होती है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, गांव में रह रही होती है, शहर में रह रही होती है, जहाँ भी रह रही होती है। पर फेस्टिवल के दौरान हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने घर वालों के साथ रहे, खुशियों को घर वालों के साथ मनाए। और बहुत मतलब मेजॉरिटी ऑफ संख्या हमारे देश में ऐसी नहीं है जो फ्लाइट से जाएंगी, मेजॉरिटी ऑफ संख्या हमारे देश में ऐसी है जो ट्रेन से ट्रैवल करती है। क्योंकि एक तो ट्रेन से ट्रैवल करने में आपका जो सफ़र होता है एक वो आपको थोड़ा सा चीप पड़ता है और दूसरा ये है कि आपको कंफर्टेबल होता है जितना आप, क्योंकि आप लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कई घंटों का आपका सफ़र है कि कोई लोग होते हैं 24 घंटे से ज़्यादा कभी ट्रेन का सफ़र करते हैं, तो उनके लिए फिर बाय रोड जाना, बस से जाना भी उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से रेलवे नेटवर्क हमारे देश का एक तो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और विश्व में भी बड़े नेटवर्क्स में शुमार होता है ये, और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं। तो ऐसे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेटफॉर्म पर एटलीस्ट भीड़ ना हो और व्यवस्थित तरीके से अपने हिसाब से लोग जो हैं अपनी सीट्स पर जा सके और ट्रेन से ट्रैवल कर सके। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा और मुझे भी, मैं अपनी बात करूं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, क्योंकि भारी मात्रा में लोग पहुंचते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, तो उससे अच्छा है कि कहते हैं ना कि जल्दबाजी ना करें, कि थोड़ा पहले पहुंच जाए। 90 मिनट का ये फैसला लिया गया है तो बहुत अच्छा फैसला लिया गया है कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाइए और उसके बाद सुरक्षित अपना सफर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दिल्ली हाफ मैराथन के चलते राजधानी की सड़कों पर आज सुबह से खासा बदलाव देखने को मिला है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ में 3 कैटेगरीज की रेस शामिल है, जिसमें हाफ मैराथन, एलीट एथलीट्स और 10 किलोमीटर ओपन रेस। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 4:45 से 10 बजे तक कई सड़कों पर ट्रैफिक डिवीजन लागू किया है, जिन पर प्रमुख रास्तों पर असर रहने वाला है। उसमें इंडिया गेट, सी हेक्सागन, मेहरचंद मार्केट, जोरबाग और सुब्रमण्यम भारती मार्ग शामिल है। उत्तर दक्षिण यात्रा के लिए रिंग रोड और आईएसबीटी रूट सुझाया गया है, जबकि पूर्व पश्चिम के लिए डीएनडी से धौलाकुआं बेहतर रहेगा। नागरिकों से अनुरोध ये किया गया है कि सोशल मीडिया से ट्रैफिक अपडेट्स लेते रहें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का आप पालन करते रहें। देखिए पूजा, जिस तरीके से मेरी सहयोगी पूजा ने बताया किस तरीके से जो है अब रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हम उन मार्गों पर निकल जाते हैं पूजा, और उसके बाद घंटों सड़कों पर खड़े रहना कि भाई अब जाम है, और रूट डाइवर्ट कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, आप उन रूटों का पालन कीजिए क्योंकि वो रूट बंद रहेंगी और जो बताया गया है उसी तरीके से रूट्स पर निकले और सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लीजिए कि कौन सा रूट डाइवर्ट किया गया है और कौन सा रूट आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, उस पर दरअसल ये जानकारी दी गई है और उसी पर ये पूरी अपडेट भी थी कि आपको कौन कौन से रूट्स जो हैं वो फॉलो अप कर सकते हैं, और अगर आप उसको फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप ही के लिए वो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, ताकि आप ट्रैफिक जैसी स्थिति में ना फंसे। पहली बात तो ये है कि
अगर आप दिल्ली में आज ट्रैवल करें, वैसे तो आज सैटरडे का दिन है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता नहीं है, लेकिन स्टिल आपको एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जो हाफ मैराथन आज शुरू हो चुकी है, सुबह 4 बजे से 4:45 से शुरुआत उसकी हो चुकी है और 10 बजे तक सुबह वो चलने वाली है। तो अभी हम बीच के टाइम में ही है, तो अभी वो चल ही रहा होगा। तो उसके लिए ट्रैफिक रेगुलेशंस और डाइवर्जन्स जो बताई गई हैं वो हम आपको बताते हैं। की डाइवर्जन पॉइंट्स जो है वो है 4th एवेन्यू, कोटला रेड लाइट, सेवा नगर, मेहरचंद मार्केट, जोरबाग और बिंदु मार्ग और राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, जनपद, इंडिया गेट, सी हेक्सागन और ज़्यादा। सजेस्टेड रूट्स जो हैं वो भी हम ज़रा आपको बता देते हैं। वो है नॉर्थ साउथ रिंग रोड की अगर हम बात करें तो आश्रम चौक से सराय काले खाम से IP फ्लाईओवर, ISBT कश्मीरी गेट, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी तरफ अपडेट एक ये भी है कि ईस्ट वेस्ट DND फ्लाईओवर जो है, फिर जिसमें संदयाल मार्ग है, एम्स चौक है, धौला कुआं, बराड़ स्क्वायर है, नारायणा फ्लाईओवर है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपडेट्स के लिए यही बार बार कहा भी जा रहा है कि सोशल मीडिया पर भी चेक करते रहिए। स्पेशली गूगल मैप्स तो आजकल सबसे बेहतर हो गया है कि गूगल मैप्स आप चेक करिए और फिर अपने घरों से बाहर निकलिए। बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा। जिस तरीके से मेरी सहयोगी ने रूट्स को लेकर बताया, और अब बात पूजा रूट्स को लेकर तो हो गई है, पेट्रोल और CNG के दामों को लेकर भी कर लेते हैं कि कितना अब जो भार है लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। बात करें राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94.77 प्रति लीटर है, और डीजल की बात करें तो पूजा बताइए हमारे दर्शकों को कि डीजल के दाम दिल्ली में कितने रहने वाले हैं। डीजल के दाम दिल्ली में 87.67 प्रति लीटर रहेंगे और CNG के जो दाम है 76.09 प्रति किलोग्राम मिल रहा है। तो वहीं नोएडा में पेट्रोल की कीमत आपको एक बार बता देते हैं, 94.71 रुपए प्रति लीटर रहने वाली है। डीजल के दाम जो होंगे 87.81 प्रति लीटर और CNG की कीमत 84.70 प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। ये बात हमने नोएडा की कर ली, दिल्ली की कर ली, अब गुरुग्राम की भी बात कर लेते हैं कि गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम कितने पहुंच चुके हैं। 95.51 प्रति लीटर। वहीं डीजल की बात करें तो 87.97 लीटर। CNG के दामों की बात करें तो 82.12 प्रति किलो है, और CNG के अलग अलग हिस्सों में CNG की दरों में अब लगभग 8 से प्रति किलो का अंतर देखने को मिल रहा है। पूजा, इससे रोजाना सफर करने वालों को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा ना तो कम हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्थिर है, और वो स्थिर एक ऐसे पॉइंट पे है जो पॉकेट पर तो ज़्यादा ही असर डालता है। बिल्कुल सही कहा पूजा। और जिस तरीके से देखो पेट्रोल CNG के दाम बढ़ रहे हैं, अब सीधा असर हमारी जेब पर पड़ रहा है। अब तो ऐसा होता है कि भाई टंकी फुल नहीं करानी कि आज का काम चल जाए, उतना कर लेंगे कि देख लेंगे और अब कल देखते हैं, क्योंकि अब ऐसा होता है कि भाई जिस तरीके से हमने बताया कि दिल्ली और हमने गुरुग्राम और नोएडा की बात करी और दाम तो ऐसे बढ़ रहे हैं कोई हद नहीं, पर CNG की बात करें तो दिल्ली में CNG थोड़ी कम है। हाँ, और CNG पेट्रोल डीजल के मुताबिक वैसे भी थोड़ा एवरेज ज़्यादा दे देती है, तो जो CNG भरवाते हैं लोग उनके लिए तो बेहतर ही है, और पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं लिटरली। बिल्कुल देखिए पूजा, जिस तरीके से हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, देखिए हम पेट्रोल और दिल्ली और नोएडा गुरुग्राम तो लगभग सेम ही है, 94, और बात डीजल की जाए वो भी लगभग सेम है। पर हम बात CNG की करें तो दिल्ली में नोएडा और गुरुग्राम से कंपेयर किया जाए तो थोड़ी CNG के दाम कम है। अगर आपको भी CNG भरवानी है तो आप दिल्ली जा सकते हैं। CNG एक्चुअली मेरी गाड़ी में भरती नहीं है तो पेट्रोल ही भरवाना पड़ता है। वो ऑलमोस्ट दिल्ली नोएडा गुरुग्राम में बराबर ही नज़र आ रहा है, पर नोएडा में फिर भी कंपैरेटिवली दिल्ली और गुरुग्राम से कम है, कुछ पैसे ही हालांकि कम है। बिल्कुल। लेकिन डीजल तो ऑलमोस्ट सेम ही है। पर CNG, हाँ, दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है ये कि उनके यहाँ पे CNG कम पड़ रही है। अब देखिए आप CNG भरवाने के लिए अगर वहाँ चले भी जाते हैं, एक तो आपको वहाँ लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा, दूसरा आप जितना यहाँ से ट्रैवल करके जाएंगे जो CNG आपका यहाँ से यूज हो वो बराबर हो जाएगा। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ से वहाँ ट्रैवल करके जाएंगे उतना ही बराबर हो जाना है। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम हमने आपको बताए हैं। हालांकि ये दाम सुन के मुझे लगता है कि जितने भी कार ओनर्स होते हैं या व्हीकल ओनर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ये दाम कम हो जाए। भाई कभी तो कम हो, कभी तो हमें ऐसा लगे कि हाँ हमारी जेब पर अब थोड़ी राहत पड़ती हुई नजर आ रही है, GST के दायरे में आ जाए ये भी।
बिल्कुल मुझे आपने सही कहा, जिस तरीके से दाम पेट्रोल और डीजल सीएनजी के बढ़ते जा रहे हैं, अब तो मन में यही होता है कि भाई चलो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाते हैं, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, बहुत हो गया, अब ये दाम जो है अब हमसे सर्वाइव नहीं किया जा रहा है कि इतने महंगे अब हम पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं। आजकल देखा भी जाता है, मेरी एक फ्रेंड है वो मेरे को भी बोल रही थी कि भाई मैंने तो अब इलेक्ट्रिक स्कूटी ली हुई है और आराम से मैं ट्रैवल करती हूँ और अच्छी एवरेज दे रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो ज़रूरत नहीं है सीएनजी पेट्रोल की, बढ़िया आप इलेक्ट्रिक पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो आजकल जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं और अब लगता नहीं है कि दाम कम होने वाले हैं, पर एक मन में होप तो होती है कि भाई चलो कुछ तो कम हो जाए। अब देखने वाली बात होगी कि ये पेट्रोल सीएनजी के दाम कम होते हैं या इस तरीके से बढ़ते जाते हैं। एक और मुझे हाल फिलहाल के दिनों में एक बात भी पता चली इलेक्ट्रिक व्हीकल की, क्योंकि आपने बात की है, कई लोग आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उनकी सोसाइटी में वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, पार्किंग में चार्ज लगा के रात भर उसे छोड़ देते हैं और उसके बाद अगली सुबह उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ना तो उनका बिजली का खर्चा हो रहा है फिर क्योंकि पूरी सोसाइटी से लिया जा रहा है, ना उनका पेट्रोल डीजल का खर्चा हो रहा है, ना उनका सीएनजी का खर्चा हो रहा है, तो उनकी जेब तो भाई भरती हुई इससे नज़र आ रही है। बाकी देखिए सबका अपना अपना होता है। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कि उतने स्टेशंस नहीं है, चार्जिंग स्टेशंस जो होते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वो अपनी सोसाइटी में पार्किंग में ये चार्ज कर रहे हैं उसे, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये उनके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन जिनको स्टेशंस पर जाकर चार्ज करना पड़ता है उनके लिए थोड़ा सा है कि चार्जिंग स्टेशंस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। और बिल्कुल मुझे आपने सही कहा, अगर बढ़ जाते तो और अच्छा है। तो फिर आप भी क्या सोच रहे हैं कि पेट्रोल को छोड़कर आप इलेक्ट्रिक पर स्विच करने का? मैं तो फिलहाल कुछ भी नहीं सोच पा रही हूँ जिस हिसाब से दाम जो है वो लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उस हिसाब से इंसान अभी यही सोच रहा है कि हम पहले थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या किया जाएगा। आपको क्या बेटर लगता है ज़्यादा, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक? मेरे को तो, मैं अपनी बात करूँ, मुझे सीएनजी बेस्ट लगती है कि एवरेज भी बढ़िया दे रही है, दाम भी इतने नहीं है पेट्रोल से कंपेयर किया जाए। इलेक्ट्रिक का ना थोड़ा मन में होता है कि भाई बीच में कभी धोखा ना दे जाए, उसके बाद क्या करना होगा, अगर चार्जिंग पॉइंट आसपास ना हो तो क्या होगा, तो थोड़ा इलेक्ट्रिक का मन में होता है। पर अब बात करें जिस तरीके से सीएनजी और हमें पेट्रोल में पैसे देने होते हैं, तो इलेक्ट्रिक का थोड़ा ये फायदा हो जाता है कि चलो भाई दाम कितने भी बढ़े हमें फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं तो फिर फर्क पड़ सकता है कि कितनी यूनिट ली जा रही है। तो बस यही चीज़ होती है, इलेक्ट्रिक पर थोड़ा ट्रस्ट नहीं होता है। वो धीरे धीरे मुझे लगता है कि होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नई होती है तो उस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सोने चांदी की कीमतों के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें ज़बरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है और ये कंसिस्टेंसी बरकरार है इनकी। त्योहारी सीजन में लोग ज़्यादा शुभ समय में खरीदारी करना चाहते हैं। लगातार बढ़ती कीमतें आम खरीदारों के लिए चिंता का विषय बन जाती है। आज 24 कैरेट सोने के जो दाम है 1,22,620 रुपये प्रति ग्राम के पार पहुंच चुके हैं और अब तक का ये रिकॉर्ड स्तर है। चांदी की जो कीमत है वो 1,59,550 प्रति किलो हो चुकी है। सोने चांदी की ये तेजी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजार में भी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना यह है कि डॉलर की कमजोरी, भू राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की मांग बढ़ने से ये रुझान बन रहा है। अब नजर इस बात पर है कि कीमतें यहीं पर थमेगी या फिर ये कीमतें और ज्यादा बढ़ेंगी। बाकी मुझे प्रिया लग तो नहीं रहा है कि ये कीमतें कहीं से भी कम होती हुई अभी नजर आ रही है, क्योंकि हम लोग जब से इस शो को हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी इस पर स्टार्ट किया, तब से ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। और सोना तो चलिए बढ़ रहा है, चांदी ने क्या जंप मारा है। बिल्कुल मुझे आपने सही कहा, अब तो एक मन में होता है ना कि हाँ भाई कि कम होंगे नहीं होंगे। अब दाम जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार सोने चांदी के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। सोना तो लगता है कि भाई आसमान छूने वाला है। बिल्कुल जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि सोना बढ़ता ही जा रहा है और मैं खुद ऐसा फील कर रही हूँ कि घरों में भी बात चल रही होती है कि चलो भाई शादी होने वाली है, तो एक मुझे बात याद आ गई, मेरी कज़न की शादी होने वाली थी। तो ऐसा होता है ना कि तैयारियां हमारी मिडिल क्लास फैमिली में पहले से शुरू हो जाती है कि भाई चलो शादी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो बोल रहे थे कि हमने पहले ही कहा था कि गोल्ड बनवा लेते हैं। आप देख रहे हैं कि गोल्ड किस तरीके से बढ़ता जा रहा है और सच में पूजा मैं खुद इस चीज़ को फील कर रही हूँ कि गोल्ड भाई अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब त्योहारी सीजन है तो ऐसा होता है कि धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, तो चलो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं, चांदी खरीद लेते हैं, सोना खरीद लेते हैं, अच्छी चीज़ होती है। और कहते हैं ना हमारे घरों में ऐसा होता भी है हिंदूज फैमिली में कि भाई धनतेरस पे कुछ भी लो, चाहे घर के लिए लो वैसे लो, तो शुभ माना जाता है कि कुछ खरीद रहे हैं तो थोड़ा रुक जाते हैं, धनतेरस पर ले लेंगे। पर अब दाम ऐसे बढ़ रहे हैं तो अब तो ऐसा हो रहा है कि भाई रुको मत, अभी ले लो, कुछ नहीं पता कल कितना दाम बढ़ जाए। बिल्कुल सही बात है। मैंने सोशल मीडिया पे एक मीम देखा था, उसमें एक लड़की ने कमेंट किया था, उसने लिखा था अब हमारी बारी आई शादी करने की तो गोल्ड ही बढ़ गया तो ऐसे में अब ये बिल्कुल अब जिन लोगों की, अब क्योंकि ना ये सीजन स्टार्ट हो रहा है, ये शादी का भी सीजन स्टार्ट हो रहा है इस वक्त पे, अब लोगों की काफ़ी शादियाँ होंगी और काफ़ी गोल्ड खरीदा जाता है, काफ़ी चांदी खरीदा जाता है। आपने देखा होगा चांदी की पायलें भी गिफ्ट की जाती है।
और देखिए अब बढ़ तो रहे हैं दाम, लेकिन अब आप दाम तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप ग्राम ज़रूर थोड़े से कम कर सकते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। बाकी आज का इतिहास हम आपको बता देते हैं जाते जाते। 11 अक्टूबर इतिहास में दर्ज एक बेहद खास दिन है, क्योंकि 1962 में रोम में द्वितीय वेटिकन परिषद शुरू हुई थी, जिसे कैथोलिक चर्च को आधुनिक युग से जोड़ा गया। बिल्कुल, 1968 में नासा ने अपोलो में 7 लॉन्च किया और साथ ही पहला मानवयुक्त अपोलो मिशन जिसने चांद तक पहुंचने की राह खोली। 1974 में मार्टिन राइल और एंटनी ह्यूश को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था और उनकी रेडियो खगोल शास्त्र की खोजों ने अंतरिक्ष के रहस्यों को एक नई दिशा दी थी। तो सचमुच 11 अक्टूबर को विज्ञान, आस्था और खोज तीनों का संगम है आज का दिन। तो ये तो आज का इतिहास रहा। आपसे जुड़ी जो खबरें हैं, जिनका सीधे सीधे आपसे सरोकार है, वो हमने आपको बताए हैं। फिलहाल क्योंकि समय हो गया है समाप्त, इस कार्यक्रम की भी कर रहे हैं समाप्ति। धन्यवाद।